Hello students, today we are going to study the lesson number 2 of the history section for class 10th, Nationalism in India. In this chapter we discuss about the anti-colonial movements, what is held during the First World War with the Indians, and what was the non-cooperation movement, civil disobedience movement, what is the role of Mahatma Gandhi in these all types of movement, and how the Rowlatt Act comes in India, and what are the different types of impact of these acts onto the Indian nations, and what are the different types of criterias of the struggles for the Indian peoples toward the freedom. Or let me discuss now what happened during the nationalism in India, where we studied that a change people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. जब बच्चों कोई चेंज होता है कहीं, चाहे वो देश में हो, चाहे वो किसी भी राष्ट्र के अंदर हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो ये एक न्यू साइन सिंबल आइकन्स वगैरह लेके आता है लोगों के लिए, न्यू आइडियाज़ लिबरेट करके लाता है कि हाँ आज़ादी का सेंस क्या है, क्या होना चाहिए। इसी तरीके से लोगों के अंदर अब समझ में आने लगा था। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, रशियन रिवोल्यूशन हुआ, वियतनामीज रिवोल्यूशन हुआ, कई सारे रिवोल्यूशन होने के बाद में अब इंडियंस के अंदर भी धीरे धीरे सेंस आने लग गया था कि हमें अपने देश को दोबारा से आज़ादी पाने के लिए, हमारे अपने देश की आज़ादी करने के लिए हमको भी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनियल रूलिंग थी वो हमारे इंडियंस काफ़ी समय से झेल रहे थे, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ये एंटी कॉलोनियल के खिलाफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट करेंगे। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के लिए इसमें क्या था कि जो लोग थे वो उन्होंने अपने आप में मतलब एक कॉलोनियलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए एक यूनिटी बनाना शुरू कर दिया था, एकता करनी शुरू कर दी थी। द सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड अंडर द नेशनलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। इस आज़ादी का सेंस लोगों के दिमाग में आने लग गया था, और इसलिए लोगों ने एकता करके कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स बनाए थे। और कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट कहाँ कहाँ तक पहुँचा, लोगों ने किस किस तरीके से अलग अलग अनुभव किए कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, और उनको एक फ्रीडम का आइडिया मिला, ये सब बातें हमें इस पर डिस्कस करनी पड़ेंगी। कांग्रेस जो थी उस समय महात्मा गांधी के अंडर में काम कर रही थी, और उन्होंने कई सारे मूवमेंट एक के बाद एक मूवमेंट छेड़े। इस चैप्टर में 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन सब के बारे में चर्चा होगी। अभी देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तहत क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लोगों के ऊपर, इंडियन पीपल्स के ऊपर उनको उनके ऊपर एक फोर्सफुली एक उनको टॉर्चर किया जाता था, कि उनको ज़बरदस्ती करके ब्रिटिश आर्मी में शामिल किया जाता था, ताकि वो जा करके वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स की तरफ से या ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई करने जाते थे इंडियन पीपल्स, तो उनको आर्मी में ज़बरदस्ती उनका एडमिशन कराया जाता था। फिर इम्पोजमेंट ऑफ द टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज़ एंड रिसाइड्स रेवेन्यूज़, मतलब कहने का ये है कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती कस्टम ड्यूटीज़ और ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाते थे, और किसानों के ऊपर जो है रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लगा दिया जाता था, लगान बढ़ा दी गई थी। क्रॉप भी फेलियर हो गई थी, उसमें फैमिन हो गया था, दूसरी तरफ है भुखमरी भी पड़ रही थी क्योंकि सूखा भी पड़ गया था। तो एक तरफ तो किसान ज़्यादा पैदावार नहीं कर पा रहा था, ऊपर से लगान देता था। तीसरी बात यह कि उसके ऊपर एक तो लगान का बोझ पहले ही से था, जमींदार उनके पास जो ज़मीनें थी वो जमींदार जब्त कर लिया करते थे, अंग्रेज जब्त कर लिया करते थे, और उनके पास जो है ज़्यादातर खाने को भी नहीं था, और ऊपर से वो लगान। और दूसरी बात है कि इसी के ऊपर एक क्राइसिस और हो गई कि उनको सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने से भी बहुत लोग परेशान हो गए। तो 1915 में क्या होता है बच्चों की, 1915 में महात्मा गांधी ब्रिटिश अफ्रीका से अपनी पढ़ाई पूरी करके आते हैं वापस, और जब वो यहाँ वापस आते हैं तो यहाँ के लोगों की दशा देखते हैं। लोगों की दशा यहाँ बहुत ख़राब होती है, जगह जगह पर किसान जो होते हैं वो परेशान होते हैं, और लगान से और नील की खेती उनके ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज की जाती है। तो इन सब चीज़ों में ये आता है कि 1919 के बाद देखते हैं कि जो न्यू एरियाज़ थे, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स थे, इनमें स्ट्रगल की भावना बहुत तेज़ी से जागृत हुई। तो जब महात्मा गांधी 1915 में, जनवरी 1915 में अफ्रीका से वापस आते हैं, तो वो साउथ अफ्रीका से जब वापस आने के बाद में एक नॉन वायलेंस की भावना लेके अपने अंदर आते हैं, अहिंसा की भावना, और वो कहते हैं कि हम सभी जो भी अंग्रेज़ों की व्यवस्था के खिलाफ हैं वो लड़ेंगे, और लड़ने के लिए उन्होंने एक मार्ग अपनाया जिसको बोला गया सत्याग्रह। सत्याग्रह के लिए उन्होंने क्या क्या किया कि एक आइडिया था सत्याग्रह का जो कि इम्फेसाइज किया गया था, पावर ऑफ ट्रुथ। उन्होंने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है, और हम सत्य का सहारा लेंगे और सत्य के लिए ही सत्य को सर्च करेंगे। इसका मतलब ये हुआ
कि इन्होंने जो अपनी स्ट्रगल की वो इनजस्टिस के, अन्याय के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हम कोई भी फिजिकल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, कोई भी मारधाड़ नहीं करेंगे, कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, और हम चुपचाप रह करके उल्टा बल्कि अंग्रेज़ों के डंडे खाएंगे और सब कुछ जो है अपने ऊपर झेलेंगे। और इस तरीके से उन्होंने बहुत एक बड़ी क्रांति जगा के रख दी लोगों के अंदर, और सत्याग्रह मूवमेंट उनका बहुत सफल हुआ। आगे जा कर के उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने, कि जो अहिंसा है वो परम धर्म है, और भारतीय लोगों को अहिंसा का सहारा लेकर के ही अंग्रेज़ों के खिलाफ हर स्ट्रगल करना चाहिए। 1916 में गांधी जी बिहार के चंपारण स्थित जगह पे जाते हैं, जहां पर उन्होंने वहां के कई सारे ग्रामीणों को भी इंस्पायर किया, प्रेरणा दी, ताकि वो लोग स्ट्रगल कर सकें। जो भी लोग इंडिगो प्लांटर्स थे, जो भी इंडिगो की खेती करते थे, यानी कि नील की खेती ज़बरदस्ती कराया करते थे, और उनसे उनका जो पूरा खेत था वो उसको अनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर दिया करते थे। क्योंकि नील की खेती में ये विशेषता होती है कि एक बार अगर नील की खेती हो गई तो पूरे साल भर के लिए नील की खेती होती थी, और एक भूमि में एक बार नील की खेती हो जाए तो वो बंजर हो जाया करती थी। इससे किसान लोग बहुत परेशान थे, और जो भी उनकी उपज होती थी उसका भी उनको बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ता था, और लगान भी देनी पड़ती थी। तो ये किसान उस समय बहुत परेशान था। तो 1916 में जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने चंपारण मूवमेंट सबसे पहले बिहार में छेड़ा। उसके बाद उन्होंने गुजरात डिस्ट्रिक्ट के खेड़ा, गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक सत्याग्रह आंदोलन कराया। किसानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ तैयार किया, और बताया कि सत्याग्रह मूवमेंट से ही उनको सहारा मिलेगा, और उन्होंने किया भी। अब एक तरफ तो खेड़ा मूवमेंट चल रहा था, दूसरी तरफ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेग की बीमारी फैल गई। 1962 की बात है, 1962 नहीं, सॉरी 1917। अब आता है 1918 में, जब महात्मा गांधी अहमदाबाद गए तो अहमदाबाद में उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट कराया, जो कि कॉटन मिल वर्कर्स के बीच में कराया, जिसमें कॉटन मिल वर्कर्स जो थे वो भी बहुत बड़ी तादाद में रेवेन्यू देते थे। तो ये सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स थे जो महात्मा गांधी ने छेड़े। अब आता है बच्चों कि इसके बाद जो हमारा एक मेन मुद्दा आएगा वो आएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि इट वॉज हरिडली पास बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये बहुत जल्दी जल्दी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि दिस एक्ट गेव पावर टू ब्रिटिशर्स पुलिस टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रगलर। मतलब रॉलेट एक्ट के अंतर्गत ये बताया गया था कि जो भी लोग भारत में अपनी आज़ादी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी लोगों को, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी राजनीतिज्ञ हैं, उन सबको जो है उनके मूवमेंट को दबाना, ये ब्रिटिशर्स ने दबाने के लिए जो है रॉलेट एक्ट बनाया था। इन्होंने इसमें ये कहा कि इन्होंने ब्रिटिशर्स को इसमें जो है सारे ब्रिटिश नेताओं को, ब्रिटिश जितने भी ऑफिसर्स थे उनको एक पावर दे दी कि वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर 2 साल तक उसको बिना ट्रायल कोर्ट के, बिना कोर्ट में उसके मुकदमा किए ऐसे ही जेल कर सकते हैं। और इससे लोगों के अंदर बड़ा असंतोष व्याप्त हो गया। कई कई जगह पर जितने भी संगठन तैयार होते थे आज़ादी के खिलाफ बातें करने के लिए, उन सब पे बैन कर दिया गया। कई कई जगह पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया, और लोकल लीडर जो थे, इसी तरह अमृतसर में उनको प्रिक कर लिया गया, उनको भी जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से मना कर दिया गया। और 10 अप्रैल को तो हद ही हो गई कि 10 अप्रैल को जो है एक रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंकों के ऊपर अटैक हुआ, और मार्शल लॉ जो था उस समय जनरल डायर ने इम्पोज कर रखा था। एक मार्शल लॉ भी आया जो अंग्रेजी सरकार हुकूमत ने चुपते चुपाते लोगों पर लागू कर दिया, जबकि लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था। और एक जो फेमस जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, वो भी इसी क्रम में हुआ कि 10 अप्रैल को ये मार्शल लॉ लागू हुआ, जिसकी लोगों को खानो खान खबर भी नहीं हुई। और 13 अप्रैल 1919 की बात है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहाँ पे जलियांवाला बाग पंजाब में है, अमृतसर में, और वहाँ पर बैसाखी का मेला भी चल रहा था और लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। उसी समय एक तरफ बैसाखी का मेला के लोग एंजॉय करने के लिए उसमें औरतें, आदमी, बड़े बच्चे, बूढ़े जवान सभी लोग आए हुए थे, और वो लोग इस रॉलेट एक्ट के बारे में नहीं जानते थे। और कहते हैं कि दूसरी तरफ जो है वहाँ पर पॉलिटिकल कुछ लीडर्स थे जो अपनी आज़ादी के बारे में लोगों को संगठित करके कुछ ज्ञान बांट रहे थे। तो उसी समय जो जनरल डायर है उसने उसकी पीछे वाली गली, जो जलियांवाला बाग है, पार्क है बहुत बड़ा, उसकी पीछे वाली गली को पूरा ब्लॉक कर दिया, और अपने मिलिट्री कूप्स को उसके अंदर भेज करके कई सारे लोगों को निहत्था जो है वहाँ पे मरवा भी दिया, और साथ में पूरे चारों तरफ से घेर लिया, और सामने उसका एक फ्रंट पर गेट होता है, वहाँ पर जाकर के अपने कूप्स को उसने बिछवा दिया, और लाइन से जनरल डायर ने सभी लोगों को वहाँ पे शूट आउट करवा दिया। अब शूट आउट करने में क्या हुआ कि कई सारे सत्याग्रही जो है इधर उधर भागते रहे, सड़कों पर रेंगते रहे,
और वहाँ पे लाशें की लाशें बिछती रही। वहाँ पे जलियांवाला बाग पार्क के अंदर एक बहुत बड़ा कुआं है जिसमें लाखों लोग उसमें अंदर कूद के भी मर गए। कई सारी बहनें हमारी विधवा हो गई और कई सारे बच्चे जो है नाथ हो गए। इस महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट के खिलाफ जो है, जब जलियांवाला बाग इतना बड़ा हत्याकांड हो गया तो महात्मा गांधी की आंखें भर आती हैं और वो इसके बाद अपना मूवमेंट वापस ले लेते हैं। और उसके बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो है ये अभी बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड मूवमेंट अभी भी चल रहा था पूरे इंडिया में। और हिंदू मुस्लिम्स इस खिलाफत मूवमेंट, ये जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह है इसके खिलाफ जो है हिंदू मुस्लिम दोनों ही आपस में आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे से एका करके भारत की जो स्ट्रगल है उसमें कूद पड़ते हैं। और इसीलिए उन्होंने खिलाफत इशू के खिलाफ भी अपना एक मतलब मूवमेंट चलाया जिसको खिलाफत इशू का नाम दिया गया। इसमें क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसमें ऑटोमन टर्की का जो एम्पायर होता है वो हार जाता है और उसी के ही एक अफवाह वहाँ से में फैल जाती है कि जो ऑटोमन एम्पायर है टर्की का उसके ऊपर ज़बरदस्ती जो है एक उसके साथ संधि कर ली गई है और उसके ऊपर ज़बरदस्ती कुछ इस्लामिक वर्ल्ड का जो खलीफा भी माना जाता था उसके ऊपर कुछ ज़बरदस्ती रूल रेगुलेशन इम्पोज किए गए हैं। तो खलीफा की जो टेम्पोरल पावर है वो भी हार चुकी है और खिलाफत कमेटी ये बन जाती है, यानी कि खलीफा की जो सारी पावर्स ख़त्म हो गई तो उसके खिलाफ जो है एक खिलाफत कमेटी बनाई जाती है बॉम्बे में मार्च 1919 में। और इसमें मुस्लिम लीडर्स की यंग जनरेशन जो है इसमें दो ब्रदर्स होते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये इस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं और महात्मा गांधी के साथ डिस्कस करते हैं जिससे कि लोग बढ़ चढ़ के इस खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं। गांधी जी इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं कि हम सभी जो है एक ही छत्र छाया के नीचे ही नेशनल मूवमेंट को यूनिफाइड होकर लड़ सकते हैं मुस्लिमों के साथ। और कलकत्ता का एक सेशन होता है कांग्रेस का सितंबर 1920 में, जिसमें जो हमारे लोकल लीडर्स होते हैं महात्मा गांधी के साथ मिल करके सबको संदेश देते हैं कि अब हम सभी लोग असहयोग आंदोलन चलाएंगे और खिलाफत मूवमेंट और स्वराज मूवमेंट सभी के लिए आवाज़ एक साथ उठाएंगे। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो हिंद स्वराज 1909 की एक बुक लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। उसमें डिक्लेयर किया गया था कि ब्रिटिश रूल जो था वो इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुका था और ब्रिटिश रूलिंग तभी इस्टेब्लिश हुई है जबकि हमारे भारतीय लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना होकर के बल्कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। भाई ब्रिटिशर्स का राज्य हमारे देश में कैसे हुआ? क्योंकि हमारे ही इंडियंस लोगों ने ब्रिटिशर्स को क्या कहता है सपोर्ट किया था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इट शुड बिगिन दैट द सरेंडर ऑफ द टाइटल दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड अ बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज आर्मी। मतलब अगर महात्मा गांधी ने ये कहा कि इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। मतलब अगर सारे भारतीय मिल करके ब्रिटिश रूलिंग के खिलाफ हो जाएं और इंडिया में ही रह करके ब्रिटिश रूलर्स को कॉपरेट ना करें तो एक साल के अंदर ही हमारे देश में स्वराज वापस आ जाएगा और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका मतलब है कि स्वराज वापस लाने के लिए गांधी जी ने सभी लोगों के साथ अपने नेतृत्व में आह्वान किया, सबको प्रेरणा दी और सबको बुलाया है कि हम एक ही छत्र छाया के नीचे आकर के एक बहुत बड़ा मूवमेंट करेंगे जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोला गया। असहयोग कि किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स का सहयोग ना करो और उनके सहयोग के खिलाफ हो जाओ। इसके लिए बहुत क्या कहते हैं लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, सरकारी अवार्ड्स सरकारी टाइटल्स छोड़ दिए और उन्होंने सिविल सर्विसेज का बाइकआउट कर दिया, ISPCs बनने से मना कर दिया। सुभाष चंद्र बोस खुद ही इसी क्रम में एक उन्होंने IAS की परीक्षा पास भी कर ली थी, उसके बावजूद भी उन्होंने IAS बनने से इनकार कर दिया क्योंकि वो सिविल सर्विसेज जो थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा दी जा रही थी। लोगों ने आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान, सब चीज़ों का बहिष्कार किया बहुत तेज़ी से। और इसी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस की कैंपेनिंग जो है वो बहुत पूरी तरीके से लॉन्च हुई। 1920 में महात्मा गांधी ने एक समर सेशन किया था कांग्रेस का शौकत अली के साथ मिलकर के, जिसमें इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। अब आता है कि महात्मा गांधी जो थे इन्होंने ऐसी क्या घटना घट गई कि महात्मा गांधी को फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो बंद करना पड़ा। ऐसा हुआ कि यहाँ पर ये देखा गया कि देयर वर रिलेक्टेंट टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शंस शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920। 1920 में जो है ये काउंसिल के इलेक्शन होने थे और जिनका बॉयकॉट जो है करने के लिए लोग मजबूर हो रहे थे। कहने का मतलब ये हुआ कि वो डरते थे इस बात से कि द मूवमेंट
माइट लेड टू पॉपुलर वायलेंस, मतलब कि ऐसा ना हो कहीं कि ये जो मूवमेंट है ये बढ़ता ही जा रहा है और अचानक से हिंसा ना होने लग जाए लोगों के बीच में। और सितंबर के महीने के मिड में ही क्या होता है, सितंबर से दिसंबर के बीच में एक कांग्रेस के अंदर एक बहुत ज़्यादा तनाव व्याप्त हो जाता है। देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट, मतलब यहाँ पर ऐसा भी होता है कि इस मूवमेंट के जो खिलाफ थे और जो इनके इसके सपोर्टर थे उनके बीच में कोई भी मीटिंग पॉइंट के लिए कोई भी प्लेस नहीं रह जाती। तो फाइनली जो कांग्रेस सेशन जो होता है वो नागपुर में होता है दिसंबर 1920 में, और अ कंप्रोमाइज वाज वर्कड आउट, और इनमें जो दोनों में सुलह हो जाती है, एंड नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। और फिर असहयोग आंदोलन जो है उसको अडॉप्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द इंडिया आइडियाज ऑफ नॉन कॉरपोरेशन। अब मैंने आपको जैसे बताया कि सरेंडरिंग ऑफ टाइटल्स, बाइकआउट ऑफ क्लॉथ्स मेड बाय ब्रिटिशर्स, कॉलेज स्कूल्स, फॉरेनर्स गुड्स, ये सब का बाइकआउट कर दिया जाता है। इलीगल शॉप्स वगैरह जितनी भी होती हैं वो बंद कर दी जाती है। सभी लोग ने ये देखा कि यहाँ पर जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने बहुत रफ्तार से चलाया, बहुत तेजी से चलाया, और सभी लोगों ने जो है जैसा कि अपने विदेशी सामान का बाइकआउट किया। कॉलेज और स्कूल के लोग भी जो है इन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, टीचर्स ने भी अपनी नौकरियां छोड़ दी, बच्चे नहीं स्कूल पढ़ने गए, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला महात्मा गांधी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। तो बच्चों आज तक की वीडियो में बस इतना ही है। पार्ट 2 में हम आगे इसका डिस्कस करेंगे। तब तक टिल देन गुड बाय फ्रॉम माई अप टू माई नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माई videos and subscribe my channel too.